स्वागत है। आज हम कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़ों और मेथड्स में उतर रहे हैं। सोचिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, उनके एवरेज रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों के दो ग्रुप्स की एवरेज हाइट या फिर किसी दवाई से पहले और बाद का ब्लड प्रेशर। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एवरेज में फ़र्क दिख रहा है, क्या वो असली है या बस ऐसे ही इत्तेफाक से आ गया। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो बायोस्टेटिस्टिक्स पर फोकस करता है, जैव सांख्यिकी जिसे कहते हैं। खास तौर पे ये समझने पर कि दो एवरेजेस यानी साधनों के बीच का अंतर क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। तो आज की इस चर्चा का मकसद साफ है, ये जो टेस्ट हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, इन्हें समझना, ताकि हम ये पता लगा सकें कि डेटा में दिखने वाले अंतर सच में मायने रखते हैं या वो सिर्फ नॉइज़ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें ये टेस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों है। मतलब दो एवरेज अलग हैं तो है क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही। सैंपल कभी भी पूरी पॉपुलेशन की हूबहू कॉपी नहीं होता, और यहीं पर स्टैंडर्ड एरर या एसई का कॉन्सेप्ट आता है। ये असल में हमें ये बताता है कि हमारे सैंपल का जो एवरेज है वो पूरी पॉपुलेशन के असली एवरेज से सिर्फ चांस की वजह से, मतलब संयोग से, कितना अलग हो सकता है। ये कोई एरर या गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वेरिएशन का माप है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड एरर जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब हमारा सैंपल पॉपुलेशन को बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसी जितना कम हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के उतना ही करीब होने की संभावना है। और ऐसी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो डेटा के फैलाव पर, जिसे स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी कहते हैं, और दूसरा सैंपल के साइज एन पर। ये एसडी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सैंपल साइज के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा? और अगर डेटा में फैलाव कम है, एसडी कम है, तो भी एसई कम होगा। एक मजेदार बात यह है कि अगर आप सैंपल साइज 100 गुना बढ़ा दें, हाँ, तो एसई घटकर सिर्फ 10वां हिस्सा रह जाता है। रूट 100 जो है वो 10 होता है। अरे वाह, मतलब सैंपल साइज बढ़ाने का इतना बड़ा इम्पैक्ट, ये तो बहुत काम की बात है। अच्छा, तो इस एसई का यूज कहाँ होता है फिर? इसके कई इंपॉर्टेंट यूज हैं। एक तो जैसा आपने कहा, पॉपुलेशन मीन का अंदाजा लगाने में, कॉन्फिडेंस लिमिट्स बनाने में, जैसे 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो हम अक्सर सैंपल मीन प्लस माइनस 1.96 एसई या आसान कैलकुलेशन के लिए +2 एसई करके निकालते हैं। ठीक है। दूसरा, ये देखने के लिए कि क्या हमारा सैंपल किसी जानी पहचानी पॉपुलेशन से आया है या नहीं। तीसरा, और जो आज हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो है दो सैंपल एवरेजेस के बीच जो अंतर है, उस अंतर की स्टैंडर्ड एरर एसई ऑफ डिफरेंस निकालना। इससे पता चलता है कि वो अंतर रियल है या सिर्फ चांस का नतीजा। अच्छा, क्या ये होगा? वो ब्लड प्रेशर वाला उदाहरण था ना इसमें? हाँ, 566 पुरुषों के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मीन था 128.8 mm और एसडी था 13.05 mm। तो एसई निकाला गया एसडी रूट एन करके, जो करीब 0.55 mm आया। काफी कम। हाँ, तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स 128.8 प्लस 2 0.55 निकली लगभग 127.7 से 129.9 mm के बीच। मतलब हम काफी श्योर हो सकते हैं कि उस पूरी पॉपुलेशन का एवरेज ब्लड प्रेशर इसी रेंज में है। ठीक, एसई और कॉन्फिडेंस लिमिट समझ आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, दो ग्रुप्स के एवरेजेस की तुलना। मान लीजिए हमारे पास दो बड़े सैंपल्स हैं, मतलब दोनों में 30 से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उनके एवरेजेस के बीच का जो फर्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये कैसे टेस्ट करेंगे? इसके लिए हम जेड टेस्ट यूज कर रहे हैं। शुरुआत होती है नल हाइपोथेसिस या H0 से। ये मानकर चलते हैं कि असल में पॉपुलेशन लेवल पर दोनों ग्रुप्स के एवरेज में कोई फर्क नहीं है। जो भी फर्क हमें अपने सैंपल्स में दिख रहा है वो बस चांस की वजह से है। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एसई ऑफ डिफरेंस, यानी दोनों सैंपल एवरेजेस के बीच के अंतर के स्टैंडर्ड एरर एसई x1 x2। इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का एसडी पता है या नहीं, पर ज्यादातर हम सैंपल डेटा ही यूज करते हैं। और जब ये एसई ऑफ डिफरेंस निकल गया, फिर जेड वैल्यू। जेड वैल्यू निकालना सिंपल है। जेड इज इक्वल्स टू देखा गया अंतर, अंतर की एसई, यानी x1 x2 एसई x1 x2।
ये Z वैल्यू हमें बताता है कि जो अंतर हमने देखा है वो उस अंतर की स्टैंडर्ड एरर के मुकाबले कितना गुना बड़ा है। और इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मतलब कब कहेंगे कि अंतर सिग्निफिकेंट है? एक थंब रूल है, अगर Z वैल्यू साइन को इग्नोर करके 1.96 से ज्यादा आता है 1.96 कि अगर नल हाइपोथेसिस सच होती, यानी असल में कोई फर्क नहीं होता, तो भी इतना बड़ा अंतर सिर्फ चांस से मिलने की संभावना 5% से कम है। P वैल्यू 0.05। अच्छा। और अगर Z वैल्यू 2.58 या आमतौर पर लोग 3 से भी ज्यादा मान लेते हैं, हाँ, तो अंतर को हाईली सिग्निफिकेंट मानते हैं। मतलब चांस से ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 1% या उससे भी कम है। P 0.01। वो बच्चों की हाइट वाला उदाहरण था ना सोर्सेज में, एक ग्रुप की एवरेज हाइट 60 सेंटीमीटर, दूसरे की 62 सेंटीमीटर। हाँ, एक में 100 बच्चे SD 2.5, दूसरे में 150 बच्चे SD 3। जब Z टेस्ट किया तो Z वैल्यू आई करीब 6.0। 6? ये तो 3 से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये साफ दिखाता है कि जो 2 सेंटीमीटर का फर्क था हाइट में, वो हाईली सिग्निफिकेंट था। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। एक और था विटामिन ए और डी वाला, वजन पर असर। हाँ, विटामिन लेने वाले 100 बच्चों का एवरेज वेट 30 kg SD 2, न लेने वाले 100 बच्चों का 29 kg SD 1.8। यहाँ Z वैल्यू आई थी 3.7। हाँ, ये भी 3 से ज्यादा है, तो ये भी हाईली सिग्निफिकेंट हुआ। मतलब विटामिन का वजन बढ़ाने पर असर दिख रहा था स्टैटिस्टिकली। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि फर्क सिग्निफिकेंट हो। वो ब्राइटनेस इंडेक्स वाला उदाहरण भी था, 50 लड़के 50 लड़कियां। सही कहा, उस केस में एवरेजेस में फर्क बहुत ही मामूली था और Z वैल्यू आई सिर्फ 0.16। बहुत कम। हाँ, 1.96 से बहुत कम। तो नतीजा निकला कि लड़कों और लड़कियों के ब्राइटनेस इंडेक्स में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फर्क नहीं था। जो भी अंतर था वो शायद बस चांस था। Z टेस्ट तो ठीक है बड़े सैंपल्स के लिए, पर कई बार खासकर रिसर्च की शुरुआत में हमारे पास डेटा कम होता है, सैंपल साइज 30 से कम होता है। तब क्या Z टेस्ट लगा सकते या कोई और तरीका है? बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं, जब सैंपल छोटे होते हैं, आमतौर पर 30 से कम, तो Z टेस्ट लगाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि छोटे सैंपल से मिले एवरेजेस वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसे उतनी अच्छी तरह फॉलो नहीं करते। अच्छा। ऐसे में हमें दूसरा टेस्ट यूज करते हैं जिसे स्टूडेंट का टी टेस्ट कहते हैं। इसे WS गॉसेट ने बनाया था, वो स्टूडेंट नाम से लिखते थे। स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। ये कैसे काम करता है? Z टेस्ट जैसा ही है? हाँ, काफी मिलता जुलता है। टी वैल्यू भी वैसे ही कैलकुलेट होती है। T इज इक्वल टू देखा गया अंतर, अंतर की SE। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज आती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है? नाम थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब सिंपल है। ये बताता है कि कैलकुलेशन में कितनी वैल्यूज फ्रीली बदल सकती हैं। ये सैंपल साइज से जुड़ा होता है। जैसे अगर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है तो DF होता है N1 + N2 - 2। ओके। और इस DF की मदद से हम T डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखते हैं कि हमारी कैलकुलेटेड T वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं। Z टेबल की जगह T टेबल। अच्छा, तो टी टेस्ट में DF का रोल है और आपने कहा 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, मतलब टी टेस्ट के भी टाइप होते हैं? हाँ, बिल्कुल। डेटा कैसा है उस पे डिपेंड करता है। मेनली 2 तरह के टी टेस्ट होते हैं। पहला है अनपेयर्ड टी टेस्ट। ये तब यूज होता है जब 2 ग्रुप बिल्कुल अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, जैसे एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है। इसमें अक्सर पूल्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब हम मान लेते हैं कि दोनों ग्रुप्स में अंदर का फैलाव, वेरिएंस लगभग बराबर है और उसे कंबाइन करके यूज करते हैं। दूसरा है पेयर्ड टी टेस्ट। ये तब यूज होता है जब ऑब्जर्वेशंस जोड़ों में हो। जोड़ों में? जैसे सबसे कॉमन है पहले और बाद में वाला डिजाइन। हाँ, एक ही व्यक्ति का मेजरमेंट इलाज से पहले और इलाज के बाद लिया, या फिर मैचिंग पेयर्स हो, जैसे जुड़वा बच्चे या शरीर का दायां और बायां हिस्सा। अच्छा, समझ गया। पहले अनपेड टी टेस्ट का कोई उदाहरण देखते हैं। वो विटामिन वाला एक छोटा सैंपल उदाहरण भी था शायद। हाँ, 13 बच्चों को विटामिन दिया, 12 को नहीं दिया। फिर वजन में बढ़ोतरी देखी। विटामिन ग्रुप में एवरेज गेन था 4 पाउंड, कंट्रोल में 2.5 पाउंड्स, फर्क 1.5 पाउंड का। अनपेयर्ड टी टेस्ट से टी वैल्यू निकली 2.74। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम?
यहाँ DF हुआ 13 + 12 + 2 = 23। अब T टेबल में 23 DF पर 5% सिग्निफिकेंस लेवल P = 0.05 के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है करीब 2.069। और हमारी वैल्यू 2.74 आई। हाँ, जो 2.069 से ज्यादा है। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। मतलब वजन में जो बढ़ोतरी का फर्क था वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था, P 0.02। विटामिन का असर था। और वो ESR वाला उदाहरण जिसमें फर्क नहीं आया था? हाँ, मेल और फीमेल TB पेशेंट्स का ESR 15 मेल 10 फीमेल। वहाँ T वैल्यू आई सिर्फ 0.66। DF यहाँ भी 23 था, 15 + 10 - 2। ये वैल्यू 2.069 से बहुत कम थी। तो नतीजा निकला कि मेल और फीमेल पेशेंट्स के एवरेज ESR में कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं था। ठीक है, अनपेयर्ड टी टेस्ट क्लियर है। अब पेयर्ड टी टेस्ट, आपने कहा ये पहले और बाद जैसे मामलों के लिए है। ये ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है? ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये हर व्यक्ति की अपनी जो बेसलाइन वेरिएशन है उसे हटा देता है। हम उसी व्यक्ति की तुलना उसी से कर रहे हैं अलग अलग समय पर, तो सीधे ट्रीटमेंट का असर ज्यादा साफ दिखता है। हाँ, ये बात तो है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। हम हर जोड़े का अंतर डिफरेंस निकालते हैं, फिर इन अंतरों का एवरेज D बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर SED बार निकालते हैं और T = D बार SED बार करते हैं। यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है N-1, जहाँ N है जोड़ों की संख्या। मतलब फोकस सीधे बदलाव पर। हाँ, वो ब्लड प्रेशर वाली दवा का उदाहरण था ना। हाँ बिल्कुल। 9 लोगों को दवा दी, पहले और बाद का BP मापा, हर व्यक्ति में BP में कितनी कमी आई उसका अंतर निकाला। इन अंतरों का एवरेज D बार था 3 mmHg। ओके। पेयर T टेस्ट से T वैल्यू आई 5.17। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 9 लोग थे तो DF = 9 - 1 = 8। अब T टेबल में 8 DF पर देखेंगे तो 5.17 बहुत ज्यादा वैल्यू है, हाईली सिग्निफिकेंट। P 0.001, मतलब दवा ने वाकई BP कम किया था और ये सिर्फ चांस नहीं था। एक और था शायद, TB पेशेंट्स के वजन वाला। हाँ, 10 TB पेशेंट्स, इलाज के पहले और 12 महीने बाद वजन में हुए बदलाव, अंतर का एवरेज था 4 किलो वजन बढ़ना। यहाँ DF हुआ 10 - 1 = 9। T वैल्यू आई 3.46। ये भी सिग्निफिकेंट होगा। हाँ, 9 DF पर ये 1% लेवल पर भी सिग्निफिकेंट था। P 0.01, मतलब इलाज के बाद वजन बढ़ना एक रियल इफेक्ट था। ये पेयर्ड टी टेस्ट तो वाकई बहुत काम का है, जहां लग सकता है। अच्छा, हमने एवरेजेस की तुलना की बात की, Z टेस्ट, T टेस्ट, पर क्या कभी वेरिएंस की तुलना करने की भी जरूरत पड़ती है? मतलब ये देखने की कि एक ग्रुप में डेटा ज्यादा फैला हुआ है या दूसरे में? हाँ, ये भी कभी कभी जरूरी होता है। इसके लिए F टेस्ट या वेरिएंस रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। सिंपल है, दोनों सैंपल्स का वेरिएंस S1² और S2² निकालते हैं और उनका रेशियो ले लेते हैं। F = S1² S2², बड़ा वाला ऊपर। फिर F टेबल से देखकर सिग्निफिकेंस पता करते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज है, अनपेयर्ड T टेस्ट लगाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि दोनों ग्रुप्स के वेरिएंस लगभग बराबर हैं या नहीं। इसे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अच्छा, ये टी टेस्ट की शर्त है। हाँ, और ये F टेस्ट से ही चेक होता है। अगर वेरिएंस बहुत अलग है तो नॉर्मल T टेस्ट की जगह थोड़ा मॉडिफाइड T टेस्ट यूज करना पड़ता है। ओके, तो F टेस्ट वेरिएंस के लिए। अब एक और सिचुएशन, हाँ, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप हों तो हाँ, मान लीजिए 3 अलग-अलग दवाइयां हैं हाँ, या 4 अलग-अलग शहरों का डेटा है हाँ, और हमें उनके एवरेजेस कंपेयर करने हैं। हाँ। क्या हम बार-बार टी टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे ग्रुप 1 वर्सेस 2, फिर 1 वर्सेस 3, फिर 2 वर्सेस 3? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। ऐसा करने से टाइप 1 एरर का चांस बढ़ जाता है। टाइप 1 एरर मतलब हम गलती से कह दें कि फर्क है, जबकि असल में न हो। जितनी ज्यादा तुलनाएं करेंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि कोई एक तुलना सिर्फ किस्मत से सिग्निफिकेंट निकल आए। अच्छा, तो फिर क्या करें? जब 2 से ज्यादा ग्रुप्स के एवरेजेस कंपेयर करने हो तो हम यूज करते हैं एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नाम में वेरिएंस है पर काम एवरेजेस की तुलना का। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत क्लेवर टेक्निक है। एनोवा टोटल वेरिएशन को 2 हिस्सों में बांटता है। एक, वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, समूहों के बीच, मतलब ग्रुप्स के एवरेजेस एक दूसरे से कितने अलग हैं। 2, वेरिएशन विद इन ग्रुप्स,
समूहों के भीतर मतलब हर ग्रुप के अंदर कितना फैलाव है। ओके। फिर एनोवा इन दोनों वेरिएशन का रेशो निकालता है, जिसे एफ रेशो कहते हैं। F इज इक्वल टू मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। अगर ग्रुप्स के बीच की वेरिएशन ग्रुप्स के अंदर की वेरिएशन के मुकाबले काफी ज्यादा है, यानी F रेशो बड़ा है, तो हम मानते हैं कि कम से कम कुछ ग्रुप्स के एवरेजेस बाकियों से अलग हैं। फिर इस F रेशियो को F टेबल से कंपेयर करके P वैल्यू निकालते हैं। वो अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों के ब्लड प्रेशर का उदाहरण था ना इसमें, ऑफिसर्स, क्लर्क वगैरह। हाँ, 4 ग्रुप्स थे, ऑफिसर्स, क्लर्क, लैब टेक, अटेंडेंट, हर ग्रुप में 10 लोग। अनोवा से F रेशियो आया 5.68 और टेबल वैल्यू सही DF के लिए 5% लेवल पर थी, करीब 2.86। तो 5.68 तो काफी ज्यादा है। हाँ, तो नतीजा निकला कि इन चारों ग्रुप्स के एवरेज ब्लड प्रेशर में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर है, P.05। और फिर एवरेजेस देखने पर पता चला कि ऑफिसर्स का बीपी 128.5, बाकियों 120.0, 120.6, 119.6 से ज्यादा था। सही। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अनोवा हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट फर्क है ग्रुप्स के बीच, ये खुद नहीं बताता कि कौन सा ग्रुप किससे अलग है। अच्छा। हाँ, जैसे उस उदाहरण में अनोवा ने बता दिया कि फर्क है, पर ये जानने के लिए कि क्या सिर्फ ऑफिसर्स बाकियों से अलग हैं या क्लर्क और लैब टेक भी आपस में अलग हैं, इसके लिए हमें अनोवा के बाद एडिशनल टेस्ट करने पड़ते हैं, जिन्हें पोस्ट हॉक टेस्ट्स कहते हैं। ओके, पोस्ट हॉक टेस्ट्स। हाँ, ये फिर पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं, जैसे टी टेस्ट का ही कोई मॉडिफाइड वर्जन, और बताते हैं कि स्पेसिफिकली कौन से ग्रुप्स में फर्क है। तो आज हमने ये कुछ बहुत ही काम के स्टैटिस्टिकल टूल्स देखे, जी टेस्ट, टी टेस्ट, अनपेयर्ड, पेयर्ड और अनोवा। ये सब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि दो या ज्यादा ग्रुप्स के एवरेजेस के बीच जो अंतर दिख रहा है वो वाकई में मायने रखता है या नहीं। बिल्कुल। और इन सब का सार यही है कि ये हमें डेटा को इंटरप्रेट करने का एक साइंटिफिक तरीका देते हैं। ये हमें फर्क करने में मदद करते हैं कि जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो रियल है या सिर्फ चांस का खेल है। कौन सा टेस्ट यूज करना है ये हमारे रिसर्च क्वेश्चन, डेटा के टाइप, सैंपल साइज और ग्रुप्स की संख्या पर डिपेंड करता है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इनकी थोड़ी सी समझ भी हमें रोज की जिंदगी में मिलने वाली जानकारी को बेहतर तरीके से एनालाइज करने में मदद कर सकती है, जैसे कोई न्यूज रिपोर्ट हो या कोई स्टडी। हाँ, निश्चित रूप से। अगली बार जब कोई श्रोता ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ें या सुने जहां ग्रुप्स की तुलना हो, तो वो सोच सकते हैं क्या सिर्फ एवरेज का फर्क बताया है या ये भी बताया है कि फर्क स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। पी वैल्यू क्या है? ये सवाल पूछना हमें एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर बनाता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं, उन्हें समझना है।